प्रतिमा अपने दोनों भाइयों की इकलौती बहन थी। भाइयों और भाभियों ने उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। पर प्रतिमा एक अलग ही मिजाज की लड़की थी। वो कभी किसी चीज़ से संतुष्ट ही नहीं होती थी। वो आए हुए हर रिश्ते को और अमीर रिश्ते की लालच में मना कर दिया करती। आज फिर उसे लड़के वाले देखने आने वाले थे। यहाँ किसी को किसी चीज़ से मतलब ही नहीं। आज मुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। दोनों भाभियों को हंसी ठिठोली से फुर्सत मिले तब ना अपने अपने फर्ज निभाएं। अरे दीदी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप है ना बेकार में टेंशन ले रही हैं। सब कुछ तैयार है, बस आपको ट्रे लेकर उनके सामने जाना है। भैया, आप लोगों ने सही से पता तो किया है ना? उन लोगों के पास पैसे तो है ना? अरे सुबह से 20 बार पूछ चुकी है तू ये। अरे वो बिल्डर हैं, उनके यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है। सभी बातें कर ही रहे होते हैं कि लड़के वालों का परिवार उनके घर आ जाता है। फिर दोनों परिवार वाले बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। अब हमें बच्चों को आपस में कुछ देर बातें करने के लिए छोड़ देना चाहिए, है कि नहीं उमा बहन? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जाओ, तुम दोनों अंदर कमरे में जाकर बातें कर लो। आखिर ये तुम दोनों की जिंदगी का सवाल है। प्रतिमा और प्रतीक बातें करने के लिए कमरे में चले जाते हैं। मैं लंदन में ज़रूर हूँ प्रतिमा जी, लेकिन मैं अपने परिवार से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। मेरे परिवार में भगवान के आशीर्वाद से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बस मैं अब एक ऐसी लड़की की तलाश में हूँ जो मेरे परिवार को अपना परिवार समझकर चले। सच में प्रतीक जी, मैं भी किसी के घर को अपना घर बनाने की तलाश में थी, जहाँ पति, सास, ससुर, जेठ जेठानी, एक भरा पूरा परिवार हो। पता नहीं लोग न्यूक्लियर फैमिली में कैसे रह लेते हैं। प्रतिमा की बात सुनकर प्रतीक बहुत खुश हो जाता है। दोनों कमरे से बाहर आते हैं। माँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुझे भी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, तो समधन जी मुंह मीठा कर लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं समधन जी, तो आज ही रोका कर लेते हैं और आने वाली तारीख में शादी कर लेते हैं। माँ, रोका तो ठीक है, पर शादी से पहले मैं कुछ दिन प्रतिमा से बात करना चाहता हूँ। मैं उसे थोड़ा और अच्छे से जानना चाहता हूँ। ये आजकल के बच्चे भी ना, पर ठीक भी है समधन जी। बच्चे आपस में एक दूसरे को अच्छे से जान लें, समझ लें, परख लें। आखिर पूरी जिंदगी का सवाल है ना। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। अरे हमें कोई ऐतराज नहीं है, क्यों प्रतिमा? जी मम्मी जी, जैसा आप बड़ों को ठीक लगे। बड़ी ही प्यारी बच्ची है, वरना आज के ज़माने में कौन ही बड़ों की इतना सुनता है। प्रतिमा और प्रतीक का रोका हो जाता है। जो लड़की हर रिश्ते को मना कर देती थी, आज उसकी एक हाँ के कारण पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है। अब तो दीदी पढ़ाई होने वाली है, जल्दी जल्दी सब सीख लो दीदी। आप लोगों को बहुत जल्दी पड़ी है मुझे यहाँ से भेजने की। तू हर बात को गलत ही क्यों पकड़ती है प्रतिमा? ऐसे तो तू ससुराल में कलेश करवा देगी। अपनी हरकतों में सुधार कर। तेरी ससुराल में जॉइंट फैमिली है, उन सब के साथ तुझे एडजस्ट करना है। इसी तरह समय गुजरने लगता है और प्रतिमा प्रतीक के सामने एक बहुत ही घरेलू, संस्कारी और सीधी साधी लड़की बनने का जानबूझकर नाटक करती है। प्रतीक उसको रोज रोज नई नई जगहों पर घुमाता और उसे महंगे महंगे गिफ्ट देता। प्रतिमा भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। प्रतिमा, मुझे लगता है हमने कुछ ज़्यादा ही समय ले लिया। तुमसे तो मुझे कब की शादी कर लेनी चाहिए थी। मैं आज ही पंडित जी को बुलवाकर एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाकर शादी कर लेता हूँ। प्रतीक अपने परिवार के साथ प्रतिमा के घर आता है।
पंडित जी 2 महीने बाद ही शादी की तारीख निकाल देते हैं। मम्मी जी, पापा जी, मैं आप लोगों से एक बात साफ कह देता हूँ, आप लोग गिफ्ट के नाम पर कोई पैसे खर्च नहीं करेंगे। प्रतिमा अब मेरी जिम्मेदारी है। शादी के नाम पर ही मुझे इस घर से कुछ मिलता, प्रतीक ने ये भी मना कर दिया। अब मेरे भाई भाभी सब हजम कर लेंगे। प्रतिमा को अच्छा ससुराल मिलने की उतनी खुशी नहीं होती जितना गम उसे अपने मायके से कुछ न मिल पाने का था। वो दिन रात बस यही सोचा करती है कि वो किस तरह अपने मायके की प्रॉपर्टी में हिस्सा ले। ये दोनों देवरानी जिठानी इतने प्यार से रहती हैं, 2 सगी बहनों की तरह। ये दोनों तो आपस में बंटवारा करेंगी नहीं। अब 2 महीना बचे हैं शादी को। मेरे पास अब मुझे ही कुछ करना होगा। जल्दी कर प्रतिमा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। तभी प्रतिमा के कमरे में मुनमुन और मयंक आते हैं। ये देखो बुआ जी, मैं फर्स्ट आई। और मैं पास हुआ बड़ी मुश्किल से। अरे वाह, मिल गए मोहरे। अरे मयंक, तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, फिर ऐसा क्यों? इतने कम नंबर कैसे आए? और तुम दोनों को शालिनी भाभी पढ़ाती है ना, फिर ये कैसे एक फर्स्ट एक पास? खैर छोड़ो, पास होना भी तो बहुत बड़ी बात है। जब शालिनी के कमरे में कोई नहीं होता तो प्रतिमा मयंक को लेके शालिनी के कमरे में जाती। बाप रे, भाभी कितने सारे खिलौने लाई हैं मुनमुन के लिए, और तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई मयंक? ये तो गलत है। रीता भाभी जब भी कुछ लाती हैं दोनों बच्चों के लिए बराबर लाती हैं। ये तो हद हो गई। और तो और तुम्हें ठीक से पढ़ाती भी नहीं ताकि उनकी बेटी हमेशा फर्स्ट आए, और तुम। खैर तू टेंशन मत ले बच्चा, तेरी बुआ तुझे गिफ्ट भी देगी और पढ़ा भी देगी। प्रतिमा धीरे धीरे मयंक को इतना भड़का देती है कि वह हर समय मुनमुन से लड़ता ही रहता, उस पे गुस्सा ही किया करता। यहाँ तक कि दोनों साथ खेलना भी बंद कर देते हैं। बच्चों का झगड़ा अब माँ बाप के रिश्तों पर भी असर डालने लगा था। एक दिन मुनमुन के स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला था। प्रतिमा छुपकर मुनमुन की ड्रेस काट देती है। मुनमुन जब ड्रेस देखती है तो रोने लगती है। मयंक को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ड्रेस काट दी। अब तुम कैसे पार्टिसिपेट करोगी कंपटीशन में? अब आप ही बताइए भाभी, ना जाने कौन सी पट्टी पढ़ाती हैं भाभी। अब हमारी प्रिया पढ़ती है तभी तो फर्स्ट आती है। अरे बच्चों तक को नहीं बख्शते ये लोग। मेरा क्या है, मैं तो 10 दिनों की मेहमान हूँ। आज क्या था, आज वो मयंक मुनमुन की आँख ही फोड़ने वाला था, वो तो मैंने देख लिया। मैं नहीं रहूँगी तो ये बेचारी तो अंधी ही हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ वक्त रहते आप अलग हो जाइए भाभी। बस प्रतिमा अपना काम कर देती है, अपना आखिरी पासा फेंक देती है। अब उनके घर में बंटवारे की नौबत भी आ जाती है। मुझे जिसे जितना हिस्सा देना है दे दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे भी। बीचों बीच में जो गलियारा पड़ता है वो तो बंटवारे में होगा ही नहीं। तो वो तू रख ले प्रतिमा, आखिर तेरा भी तो इस घर में हिस्सा है। अब जब परिवार ही नहीं बचा तो किस चीज़ की क्या लड़ाई। तू मेरे हिस्से का भी आधा रख ले और मेरे हिस्से का भी। घर जितना भी छोटा और कम रहेगा उतना कम काटेगा। ये कहकर दोनों भाई उठकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी मयंक की कॉल आती है और प्रतिमा बात करने कमरे में चली जाती है। पर प्रतिमा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो खुशी के मारे बात करने के बाद फोन काटना ही भूल जाती है। अरे वाह प्रतिमा, मानना पड़ेगा तुझे, क्या दांव खेला है। हो गए दोनों भाई अलग और मुझे मिल गया 75% प्रॉपर्टी का हिस्सा। ये सारी बात मयंक सुन लेता है और अपने परिवार के साथ प्रतिमा के घर पहुंच जाता है। आज आप लोगों के घर जो हो रहा है ना, वो सब प्रतिमा के कारण। वो लड़की आप लोगों की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। मेरा भी एक भाई है,
कल को तुम हम दोनों भाइयों के बीच भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दोगी और हमारे घर में भी बंटवारा करवा दोगी। मैं ये शादी नहीं कर सकता, मैं ये रिश्ता तोड़ता हूँ। ये कहकर मयंक वहाँ से चला जाता है। तू मेरा भी हिस्सा रख ले। भाई रवि, चल हम कहीं अलग घर बनाएंगे। मम्मी पापा चलो। सभी प्रतिमा को उसके लालच के साथ छोड़कर जाने लगते हैं। तब प्रतिमा को एहसास होता है कि उसने पैसों की लालच में आकर क्या कर दिया। नहीं नहीं मम्मी पापा भैया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं पैसों की लालच में आकर अंधी हो गई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। प्रतिमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सब उसे माफ़ कर देते हैं और फिर से एक बार उनका परिवार खुशहाल हो जाता है।